हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान वन शॉट एफएफ का पार्ट थर्ड है। इसके प्रीवियस दो पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वेन चाओ विंग को अपने फार्म हाउस पे लाता है और उसके साथ मिसबिहेव करता है। थोड़ी देर में वांग जी भी वहां पर आता है। वह इस बात को रोकने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच विंग ने खुद को ब्रिज से नीचे गिरा दिया था, जिसे रोकने के लिए वांग जी आगे बढ़ता है, मगर तभी दो हाथ उसे आकर रोक लेते हैं। और वो हाथ थे सॉन्गलैन और साओ सिंचन के। सॉन्गलैन और साओ सिंचन को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, मगर उन्हें यह एहसास हो गया था कि जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कोई तो है जो ब्रिज से नीचे नदी में गिर गया है और वांग जी उसी के पीछे जा रहा है। उन्हें वांग जी को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो खुद भी उस शख्स के पीछे नदी में छलांग लगा देगा। यही सोचकर दोनों ने वांग जी को पकड़ लिया था और वांग जी को जब यह महसूस हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसने खुद को दोनों की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे उसे बचाना है। वो ऐसे नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है वो ऐसे। मैं उसे बचा लूंगा मैं उसे। इससे पहले कि सॉन्गलैन और साओ सिंचन कुछ और समझ पाते, वांग जी उन्हीं की बाहों में बेहोश हो गया। सॉन्गलैन और साओ सिंचन ने जब ये देखा तो वो घबरा गए। सॉन्गलैन घबराहट में चिल्लाया, साओ सिंचन हम क्या करें? वांग जी को क्या हो गया है? वो कौन था जो ब्रिज से नीचे कूद गया है? यह कहते हुए सॉन्गलैन पैनिक करने लगा। साओ सिंचन ने सॉन्गलैन को डांटते हुए कहा, सॉन्गलैन क्या कर रहे हो तुम? होश में आओ, हमें वांग जी को होश में लाना होगा। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इसे होश में लाना ही होगा। यह कहते हुए वह किसी तरीके से वांग जी को होश में लाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ वेन चाओ जब ये सारी सीन्स देखता है तो वह भी घबरा जाता है। उसकी घबराहट की वजह विंग नहीं था, बल्कि वांग जी था। वह जानता था कि वो वांग जी है और जिस तरीके से वह विंग को लेकर परेशान हो रहा है, वेंस की नींद उड़ाने के लिए यह काफी थी। वह लान वांग जी है और लान वांग जी चुप तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। और वेन चाओ वांग जी के साथ इस समय कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके दोनों भाई और गार्ड्स ऑलरेडी वांग जी की वजह से बहुत बुरी हालत में पहुंच चुके थे। और अब तो साओ सिंचन और सॉन्गलैन भी उनके साथ है। दोनों का नेचर भी बहुत एग्रेसिव है। वह भी विंग को पसंद करते थे, उसके फ्रेंड थे। यह सब सोचकर वेन चाओ बड़बड़ाया, मुझे ये सब मैस क्लियर ही करना होगा। मुझे यहाँ से सबको लेकर जाना ही होगा और डैड को सारी बातें बतानी होंगी। अब डैडी कुछ कर सकते हैं, मुझे ये सब जल्द से जल्द ठीक करना होगा। इतना सोचने के साथ ही वह वेन जूली और वेंसू को होश में लाने की कोशिश करता है और होश में लाकर उन्हें वह वहां से लेकर चला जाता है। इधर सॉन्गलैन और साओ सिंचन दोनों की नजर वेन चाओ पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो वांग जी पर ही ध्यान दे रहे थे। सॉन्गलैन, चलो हम वांग जी को कार में ले चलते हैं। साओ सिंचन, जो वांग जी को बहुत होश में लाने की कोशिश कर रहा था मगर ला नहीं पा रहा था, घबराते हुए बोलता है। सॉन्गलैन ने कहा, हाँ जल्दी चलो, तुरंत ही इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, कहीं वांग जी को कुछ हो ना जाए। वांग जी को कंधे पर उठाते हुए वह बोला। साओ सिंचन ने कहा, तुम इसको मुझे दे दो और तुम पुलिस को कॉल कर दो। इतना कहने के साथ ही साओ सिंचन वांग जी को अपने कंधे पर उठाकर कार की तरफ ले जाने लगा। कुछ मिनटों बाद ही वांग जी हॉस्पिटल के बेड पर था। उसके पास कई डॉक्टर्स थे और पूरी लैन फैमिली वहीं पर थी। सीचान ने गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, पूरे 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे, मेरा ब्रदर होश में क्यों नहीं आया है? डॉक्टर जो घबरा गया था सीचान का ऑरा देखकर, उसने कहा, लग रहा है किसी बात का गहरा सदमा लगा है इन्हें। एक दिन और हमें वेट करना पड़ेगा इनके होश में आने का। मैडम नैन जो वहीं खड़ी थी, डॉक्टर से बहुत ही पोलाइट वे में और धीरे से पूछती हैं, वो ठीक तो हो जाएगा ना? मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? डॉक्टर ने कहा, उम्मीद यही की जा रही है, उन्हें कुछ नहीं होगा, हमें एक दिन का वेट करना होगा। तभी लैन कुरन बोल पड़ते हैं, डॉक्टर हम एक दिन का वेट कर लेंगे, मगर आपको मेरे नेफ्यू को ठीक करना ही होगा।
डॉक्टर कुछ नहीं कहते हैं और सर झुकाकर वहीं खड़े रहते हैं। तभी मैडम लैन कहती हैं, आप लोग डॉक्टर को धमकी देना बंद करो, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा है ना एक दिन और वेट करने के लिए, तो हम वेट कर लेते हैं ना। इतना कहकर वह रूम से बाहर चली गईं। सभी जानते थे कि मैडम लैन भले ही सबको दिलासा दे रही हो, मगर अंदर से वो सबसे ज्यादा टूट गई होंगी। सोंगनार और सॉ सिन चैन भी हॉस्पिटल में ही थे। दूसरे दिन वांगजी को होश आ गया। जब उसे होश में आया तो कुछ देर के लिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि उसके साथ क्या हुआ था, मगर थोड़ी ही देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि वह हॉस्पिटल में है। और विंग विंग कहाँ है, यह याद आते ही वह जोर जोर से विंग विंग चिल्लाने लगा। तभी उसके चिल्लाने की आवाज से मैडम लैन जग जाती हैं, जो वहीं सोई थी। उन्हें वांगजी की हालत देखकर डर लग गया। उसने डॉक्टर्स को अंदर बुला लिया। डॉक्टर ने वांगजी को देखा तो उसे एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे वांगजी फिर से बेहोश हो गया। तब तक अंदर अदर लैंड मेंबर भी आ चुके थे। कुरैन ने कहा, अभी अभी तो होश में आया है ना वो, क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं, वो सो रहे हैं, इस बार जब वो जगेंगे तो वो ठीक रहेंगे। करीब 12 घंटे बाद फिर से वांगजी को होश आया। अब वो नॉर्मल लग रहा था, मगर उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ा हुआ था। सबसे पहले लैन सिचैन उनके पास आते हैं। लैन सिचैन ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, वांगजी तुम ठीक हो ना? हमें पता है तुम अपने फ्रेंड की वजह से दुखी हो, पर तुम उसमें कर भी क्या सकते थे? सिचैन की बात सुनकर वांगजी को लगा कि जैसे सिचैन गगा को सब पता है। वह आगे कुछ बोलने ही वाला था कि लैन कुरैन अंदर आते हैं। लैन कुरैन वांगजी के पास आते हैं। मैडम लैन, सिचैन और लैन कुरैन तीनों वांगजी पर अपना प्यार जताने लगते हैं। मैडम लैन के चेहरे से खुशी जा ही नहीं रही थी। तभी डॉक्टर आते हैं और वांगजी को चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बस किसी बुरे हादसे की वजह से इनकी ऐसी कंडीशन हो गई थी। अब ये नॉर्मल है, ये चाहें तो अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। सिचैन ने कहा, ओके डॉक्टर, तो अब हम उन्हें ले जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, ओके। इतना कहने के बाद डॉक्टर चले गए। बाद में सिचैन ने वांगजी से कहा, हम तुम्हें मेंशन ले चल रहे हैं वांगजी। वांगजी ने कहा, गगा मुझे यहाँ कौन लाया था? सिचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे फ्रेंड्स सोंगलैन और सॉ सिन चैन, जो अभी भी बाहर ही हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? वांगजी ने कहा, ओके। सिचैन बाहर जाते हैं और दोनों से कहते हैं, तुम वांगजी से मिल सकते हो, मगर थोड़ी सी ही बातें करना, अभी उसे मेंशन जाना है। सोंगलैन और सॉ सिन चैन आते हैं और वांगजी के पास बैठ जाते हैं। सोंगलैन ने कहा, वांगजी अब ठीक हो तुम? वांगजी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मगर तुम मेरे पास कैसे पहुंचे और मेरे आने के बाद क्या हुआ था वहाँ? क्या विंग की डेड बॉडी मिली थी वहाँ? यह कहते हुए वांगजी के होंठ कांप रहे थे। सोंगलैन भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी सॉ सिन चैन ने कहा, वांगजी हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। क्या ये बात बताओगे कि वहाँ से जो पर्सन कूदा था वो हमारा विंग था? वांगजी, जिसका चेहरा लाल पड़ गया था, उसने कहा, हाँ वही था, वही था। सॉ सिन चैन ने कहा, ओह तो मैं सही था, मगर कुछ और भी है वांगजी जो तुम जानना चाहोगे। क्या तुम्हें उसके बारे में और भी कुछ जानना है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम विंग को खास पसंद नहीं करते थे। वांगजी ने कहा, नहीं ये सही नहीं है, मैं विंग से बातें नहीं करता था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं विंग को पसंद नहीं करता था। सॉ सिन चैन ने कहा, तो वांगजी हम यहाँ वो सारी बातें नहीं कर सकते हैं, तुम चाहो तो मेरे अपार्टमेंट आ सकते हो। वांगजी ने कहा, क्या ये इतना सीक्रेट है? सॉ सिन चैन ने कहा, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है और हम वाकई में यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तुम्हें हमसे मिलने आना होगा, हम तुम्हारे मेंशन में भी नहीं ये बातें कर सकते हैं। वांगजी ने कहा, ओके मैं तुम्हारे अपार्टमेंट मिलता हूँ। इसके बाद सोंगलैन और सॉ सिन चैन वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद वांगजी भी अपने मेंशन में चला गया। मेंशन में सब कुछ नॉर्मल था। वांगजी को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली उसे ये जानना क्यों नहीं चाहती है कि उसके साथ क्या हुआ था, मगर फिर वह यह सोचकर नॉर्मल हो जाता है कि शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि इस बात को पूछने से कहीं मैं फिर से डिस्टर्ब ना हो जाऊं, इसी वजह से शायद वो नहीं पूछ रहे हैं। आज मेंशन में पूरी लैन फैमिली बहुत खुश थी। सभी वांगजी को पैम्पर कर रहे थे। इसी वजह से वांगजी के अंदर विंग को लेकर बात करने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी।
शाम का समय था। सॉन्गलैन साओ सिंचैन के साथ वांगजी साओ सिंचैन के अपार्टमेंट में था। वांगजी ने कहा, अब बताओ क्या हुआ था मेरे आने के बाद वहाँ। साओ सिंचैन जो बहुत शांत लग रहा था, उसने कहा, मैं जब तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा था तो पुलिस को सॉन्गलैन ने इन्फॉर्म किया था। पुलिस वहाँ गई थी मगर वहाँ उन्हें कोई बॉडी नहीं मिली थी। मगर पता है तुम्हें, तुम्हारे हॉस्पिटलाइज होने के थोड़ी देर बाद ही वेंस तुम्हें देखने आए थे। वेन चाओ और उसका फादर वेन रोहान तुम्हारे अंकल से एक प्राइवेट रूम में बातें कर रहे थे। मैं उधर वॉशरूम ढूंढते हुए चला गया था। उनका रूम थोड़ा सा ओपन था। जब मैं उधर से वापस आ रहा था तो विंग का नाम सुना वेन रोहान के मुंह से। इसलिए पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वहां खड़ा होकर उसके बारे में सुनने लगा। वेन रोहान विंग के बारे में बहुत ही खराब बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा विंग बहुत ही घटिया था। वह बार में डांस करता था और साथ ही साथ लोगों को बॉडी सर्व करता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियों, यहाँ तक कि लड़कों को भी अपनी जाल में फंसाकर मनी लूटता था। उन्हें ब्लैकमेल करता था। वह एक गोल्ड डिगर था। वेन रोहान ने पता है तुम्हें यहाँ तक कह दिया कि वो म्या को परेशान कर रहा था। वेन चाओ ने जब इन सब बातों के लिए रोका तो वह उसे ही ब्लैकमेल करने लगा। चाहे तो आप वेन चाओ से पूछ सकते हैं। तुम्हें पता है वांगजी, वेन चाओ ने तुम्हारी फैमिली के सामने ऐसे ऐसे एविडेंस रख दिए थे जिससे किसी को भी यकीन हो जाए कि विंग वाकई बहुत घटिया गोल्ड डिगर पर्सन था। वांगजी, जिसकी आंखें आंसू से लाल होने लगी थी, उसे विंग के बारे में कुछ भी सुना नहीं जा रहा था, मगर उसे सुनना पड़ेगा, यही सोचकर वह शांत रहकर खुद को कंट्रोल कर रहा था। साओ सिंचैन ने कहा, वेन चाओ यहाँ भी नहीं रुका। उसने कहा, विंग वांगजी को परेशान करना चाहता था। वह उससे पैसे लूटना चाहता था, इसलिए उसने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और तुम्हें यकीन दिलवा दिया कि वेंस विंग को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलना चाहते हैं। और यही बात वेन चाओ को जब पता लगा तो वह विंग को समझाने और वांगजी से दूर रहने के लिए कहने चला गया था, मगर विंग नहीं मान रहा था। उसी वक्त वांगजी भी वहां पहुंच गया। उसे लगा कि वेन चाओ विंग के साथ मिसबिहेव कर रहा है, मगर उसी बीच न जाने कैसे विंग ब्रिज से नीचे गिर गया और वांगजी को लगा कि जैसे मैंने उसे मजबूर किया है। अंकल, मेरी बस इतनी ही गलती थी कि मैंने अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। अगर आपको मैं गलत लग रहा हूँ तो आप चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। इसी बीच वेन चाओ के फादर बोल पड़े, कुरान, मैंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी फैमिली आप लोगों की फैमिली से अच्छे से रिलेशन रखती है। अगर आप लोग बिजनेस में नंबर 1 पर आते हो तो थर्ड प्लेस हमारा ही है। मैंने आपके दोनों बच्चों को अपना ही बच्चा माना है। इसी वजह से वेन चाओ सिचैन और वांगजी को अपना ब्रदर ही मानता है और यही सोचकर उसने वांगजी को प्रोटेक्ट किया। नहीं तो वह वांगजी को और न जाने कितना हर्ट करता और न जाने कितना गुमराह करता। वांगजी तो शॉकिंगली साओ सिंचैन की बातें सुने जा रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सबके सामने इतना मासूम और इनोसेंट बिहेवियर रखने वाला वेन रोहान इतना घटिया हो सकता है। साओ सिंचैन ने कहा, हमें नहीं पता है वांगजी रियलिटी क्या है, मगर हम विंग के लिए बहुत दुखी हैं। हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कुछ कर भी सकता है। तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारे अंकल ने वेन रोहान को गले लगाकर कहा था, वेन रोहान टेंशन मत लो, वेन चाओ ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसने जितना मेरे वांगजी के बारे में सोचा उतना तो कोई अपना ही सोच सकता है। और तुम्हारी फैमिली मेरी अपनी फैमिली है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वांगजी को संभाल लूंगा, वह कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा वेन चाओ के लिए। साओ सिंचैन ने जैसे ही अपनी बातें खत्म की, वांगजी गुस्से से उबल पड़ा। उसकी जलती आंखें, पसीने से भीगा चेहरा, कसी मुट्ठियां ये बता रही थी कि अगर वेन चाओ यहाँ होता तो वह उसका कितना बुरा हाल कर सकता था। उसने गुस्से में उबलते हुए कहा, वेन चाओ ही नहीं बल्कि पूरा वेन एम्पायर ही मैं तबाह कर दूंगा। वेन रोहान, वेन चाओ मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और रही बात मेरी फैमिली की, मेरी फैमिली भी मुझे नहीं रोक सकती है सॉन्गलैन। सॉन्गलैन ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करेगी? मुझे तो नहीं लगता है। वांगजी ने कहा, नहीं, फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कौन सपोर्ट करता है और कौन नहीं, मगर मैं विंग के हर आंसुओं का बदला लेकर ही रहूंगा। मेरे विंग को इन वेंस ने जितना ह्यूमिलेट किया है ना, मैं उन्हें लाइफ जीने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। इन वेंस की वजह से मेरे विंग ने अपनी लाइफ एंड कर ली है ना,
मैं इनकी लाइफ इनकी आंखों के सामने हेल बना कर रख दूंगा सॉन्गलैन। साओ सिनचैन ने कहा, मगर विंग के साथ क्या हुआ था वांग जी? यह सुनते ही वांग जी एकदम से शांत हो गया और अपनी जगह पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, उन वेंस ने हमारे विंग का रेप करने की कोशिश की, उसे बॉडी सेल करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। मैं वही था सॉन्गलैन, मैं वही था। साओ सिनचैन, उसकी मायूसी भरी आंखों ने मुझे देखा था जब वो खुद की लाइफ को खत्म करने जा रहा था। मैं उसे रोकना चाहता था, मगर मेरे पहुंचने से पहले वह अपने आप को खत्म कर चुका था। यह कहकर वांग जी से सकने लगा। साथ ही सॉन्गलैन और साओ सिनचैन भी वांग जी को पकड़कर रो रहे थे। कुछ ही घंटों बाद लैन मेंशन का माहौल पूरी तरीके से गर्म था। काउच पर लैन कुरैन और मैडम लैन बैठी थी। साथ में वेन चाओ से चैन खड़े थे। वांग जी जो गुस्से से अपने अंकल की तरफ देख रहा था, उसने अपनी डार्क ऑरा से उनकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी कहो, चाहे आप मुझ पर बिलीव करो या ना करो, मैं वेंस को तबाह करके ही रहूंगा। विंग की डेथ की वजह ये वेंस है ना? ये बात आप माने या ना माने, मगर मेरी लाइफ का बस एक ही मकसद होगा। अब मैं वेंस को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि पूरी वेंस फैमिली ही विंग के दर्दनाक अंत का कारण है। तभी लैन कुरैन उठ जाते हैं और वांग जी को एक जोरदार स्लैप करते हैं, जिसकी गूंज पूरे मेंशन में हो रही थी। सी चैन वांग जी को संभालते हैं और मैडम लैन कुरैन का हाथ पकड़ती हैं। लैन कुरैन ने बचपन से आज तक वांग जी पर तेज आवाज का इस्तेमाल कभी नहीं किया था, मगर आज वो वांग जी पर हाथ उठा रहे थे। यह बात उन्हें अंदर तक चीर रही थी, मगर वो करते भी क्या? वांग जी को सुनने को ही तैयार नहीं था। तभी कुरैन कहते हैं, वांग जी, मैं नहीं जानता कि उस विंग ने मरने के बाद भी तुम पर अपना इतना असर कैसे बना कर रखा है। तुम तो हमारी बातें कभी नहीं टालते थे वांग जी, मगर आज क्या हुआ? अगर तुम वेंस को अपना एनिमी मानते हो तो तुम्हारी सोच है, तुम अपने सोच के साथ रह सकते हो। हमने हमेशा से दोनों भाइयों को वो सब करने की छूट दी है जो तुम करना चाहते थे। मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, और वो मैंने रखा भी। जो तुम करना चाहते थे तुमने हमेशा किया। यह सुनना ही था कि वेन रोहान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मिस्टर कुरैन। कुरैन ने कहा, मिस्टर रोहान, ये हमारी फैमिली का मैटर है, तो प्लीज आप इससे दूर रहिए। मगर मैं दूर नहीं रह सकता कुरैन। कुरैन ने कहा, मिस्टर वेन रोहान, आप दूर रहिए, मैं मेरे बच्चे से बात कर रहा हूँ। आवाज इतनी डार्क थी कि एक पल के लिए वहां खड़े लोग सिहर गए थे। कुरैन ने कहा, मैं मेरी लैंड फैमिली, उसकी रेपुटेशन, उसकी बिजनेस, बस एक ऐसे पर्सन के लिए दाव पर नहीं लगा सकता जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो भी ऐसे पर्सन के लिए जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। मैं क्या, कोई नहीं जानता है? ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुरैन की ये बातें सुनकर वेन रोहान शांत हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि कुरैन का शार्प माइंड कहाँ तक जा सकता है, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। कुरैन ने कहा, वांग जी, तुम वेंस के साथ जो चाहे वो कर सकते हो, जैसा चाहे अपनी दुश्मनी निकाल सकते हो, मगर लैंड फैमिली, लैंड बिजनेस से अलग रहकर तुम अपने किसी काम के लिए लैंड फैमिली का नाम यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि लैंड फैमिली की मनी को भी तुम यूज नहीं कर सकते हो। तुम अपनी सैलरी भी नहीं ले जा सकते हो। इन शॉर्ट कहा जाए तो लैंड के नाम पर मनी का यूज तुम पर्सनली या प्रोफेशनली नहीं कर सकते हो। और एक बात, जब तक तुम्हारा बदला जारी रहेगा तुम लैंड मेंशन नहीं आ सकते हो, और यहाँ तक कि सिचैन से भी तुम पर्सनली नहीं मिलोगे और ना ही उससे हेल्प मांगोगे। कहो अब क्या कहना है? ये सुनकर तो वेन रोहान और वेन चाओ की आंखें ही चमक गई। उन्हें लगा कि वांग जी अगर ये सारी बातें मानेगा तो रिवेंज लेना दूर, वह खुद भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। वांग जी जो कुछ सोच रहा था, तभी मैडम लैन बोली, वांग जी बच्चे, ये मत करो, ये सब करके अपनी लाइफ को बगल में छोक रहे हो, वो भी उस पर्सन के लिए जो अब हमारी बीच नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है। तभी वांग जी कहता है, मॉम, हम लैंस हैं और लैंस अपनी बातों के पक्के होते हैं, और आप जानती हैं ना, मैं अपनी फैमिली के सारे रूल्स मानता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे लिए परेशान ना हो। मैं जहाँ भी रहूँगा ठीक रहूँगा। अपनी परवरिश पर इतना तो विश्वास कीजिए।
अंकल, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। मैं खुद अपने दम पर विंग का रिवेंज लेकर रहूंगा। यह कहकर वांग जी बाहर की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी सिचेन दौड़कर वांग जी के पास आते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं, लिटिल ब्रो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, याद रखना। वांग जी, जिसकी आंखें अपने बिग ब्रदर का वार्मथ पाकर आंसुओं से भर गई थीं, उसने कहा, मैं जानता हूँ आप मेरी स्ट्रेंथ हो। आप बगैर कहे मेरी बातों को समझ जाते हो और ये बात कुरैन अंकल अच्छे से जानते हैं। उन्होंने मुझे मेंटली कमजोर करने के लिए आपको मुझसे दूर कर दिया, मगर वो एक बात भूल गए हैं कि हम दोनों बाई हार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। साथ ना होकर भी हम साथ हैं। सिचेन कुछ नहीं कह पाए। उनकी आंखें भीगी हुई थीं। उनका मन कर रहा था कि वो भी वांग जी के साथ चले जाएं, क्योंकि उन्हें वांग जी पर पूरा भरोसा था, मगर उनकी जिम्मेदारियां उन्हें जाने नहीं देना चाह रही थी। वांग जी खुद भी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होता। वांग जी ने कहा, गगा, आप मेरी चिंता मत करो और मेरे साथ जाने की सोचिएगा भी मत। सिचेन यह सोचकर हंस दिए कि वांग जी भी उन्हें अच्छे से पढ़ सकता है। वांग जी ने कहा, अब मैं चलता हूँ गगा, आप अपना और फैमिली का ख्याल रखिएगा। तभी मैडम लैन भी भागती हुई वांग जी के पास आने वाली थी कि कुरैन ने आंखों से उन्हें रोक दिया। मैडम लैन आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ी रह गईं। वांग जी बाहर निकलने ही वाला था कि म्या म्या आ जाती है। वह वांग जी का हाथ पकड़ कर कहती है, वांग जी, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी अपना इमोशनलनेस और कोल्ड फेस के साथ म्या म्या को देखते हुए कहता है, म्या म्या, जब मैंने तुमसे रिलेशनशिप शुरू किया था, मेरी लाइफ में तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़कियां ऑलरेडी थीं, मगर जब से मैंने तुम्हारे साथ कमिटमेंट किया था, किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, तुम्हारा हमेशा साथ दिया, कोशिश की कि अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखूं, तुम्हें कभी हर्ट ना करूं, भले ही तुम्हारी आदतें मुझे अनवाय करती हूं, मगर तुम मेरी अटेंशन के लायक ही नहीं थी। जो लड़की किसी इनोसेंट पर्सन के मरने के बाद उसे बदनाम करे, उसे तो मैं अपनी लाइफ में रखना भी नहीं चाहूंगा, भले ही मैं पूरी लाइफ में अकेला रह जाऊं। तो अब से मुझसे दूर रहना। मैं आज अभी इसी वक्त से तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। म्या म्या चिल्लाई, वांग जी, मगर वांग जी कुछ नहीं सुनता है। वह मेंशन से बाहर निकल जाता है। फिर मेंशन के बाहर खड़ा होकर पूरे लैंड मेंशन को एक नज़र देखता है और फिर वहां से चला जाता है। मेंशन से बाहर निकलकर वह अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में जाता है। ये अपार्टमेंट वांग जी ने खुद लिया था। लैंड कंपनी के अलावा वांग जी चाइना के छोटे मोटे कंपनीज में फ्रीलांसर के रूप में काम करता था। वह एडवाइस देता था, जिससे वह छोटे लेवल पे हो रहे बिजनेस में परेशानियों को समझ सके, उनका सॉल्यूशन निकाल सके। वांग जी ने ये अपना काम शौकिया शुरू किया था, खुद के स्किल डेवलपमेंट की वजह से शुरू किया था, मगर इस काम में उसे अच्छी खासी अर्निंग भी होती थी, जिसे वांग जी हमेशा से अलग रखता था। आज वही अर्निंग उसके काम आने वाली थी। उसने वहां पर सॉन्गलैन साओ सिंचन को बुलाया। लकली वहां पर वैनिंग और नी हुसैन भी थे। वो भी विंग को लेकर दुखी थे। उन्हें सॉन्गलैन ने सब बता दिया था, वांग जी और विंग के साथ क्या हुआ था। वह भी सॉन्गलैन साओ सिंचन के साथ वांग जी के छोटे से अपार्टमेंट में पहुंच गए थे। वांग जी ने सभी का वेलकम किया और लैंड मेंशन में जो कुछ भी हुआ उसने बता दिया। वांग जी की बात सुनकर चारों एक साथ बोल पड़ते हैं, वांग जी, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। वांग जी ने कहा, नहीं, मेरी वजह से परेशान मत हो। मैं समझ सकता हूँ फैमिली के अगेंस्ट जाकर लाइफ टफ हो जाती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सब ये प्रॉब्लम फेस करो। सॉन्गलैन ने कहा, कैसी प्रॉब्लम वांग जी? हम तो खुद ही तुम्हारे पास अपना बिजनेस प्रपोजल लेकर आने वाले थे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। जानकर ही हमारी फैमिली ने हमें घर से निकाल दिया, तो अब हम क्या करते हैं क्या नहीं, उन्हें क्यों ऑब्जेक्शन होने लगा। मगर वेनिंग जो थोड़ा सा डरा सा बैठा था, उसने कहा, वांग जी, मैं जानता हूँ मैं वेंस में आता हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा, मगर फिर भी मैं विंग के लिए तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। और मेरे पास तो मेरी फैमिली भी नहीं है, वो तो तुम जानते ही हो ना। तभी नी हुसैन बोल पड़ा, वांग जी, ये नी फैमिली का मेंबर है, अब ये वेंस नहीं रहा और मेरी फैमिली के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, वेनिंग, तुम्हें अपने बारे में कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम विंग के लिए स्पेशल थे तो मेरे लिए भी हो।
सभी वेंस ऐसे हों जरूरी नहीं है। हुसैन थैंक्स इस मुश्किल भरे सफ़र में मेरा साथ देने के लिए। समय धीरे धीरे बीतने लगा था। 5 साल हो गए थे। लैन फैमिली जैसा चाहती थी वैसा नहीं हुआ। वांग जी लैन से दूर ही रहा और एक नई कंपनी वांग जी कॉरपोरेशन ओपन कर ली थी, जो जियांग्स, लैंस, वेंस, मो और जिन के बाद चौथे नंबर पर आती थी। वांग जी की तरक्की देखकर कुरैन मन ही मन उस पर प्राउड करते थे, मगर कभी दिखाते नहीं थे। अब तो उन्होंने वांग जी को समझाना ही छोड़ दिया था। उन्हें भी लगने लगा था कि वांग जी सही है। इन 5 सालों में लेंस ने वांग जी को बहुत मुश्किल से ही देखा था, मगर सिचेन को जब भी मालूम होता कि वांग जी किसी पार्टी में आने वाला है, वहां वह जरूर जाते और अपने बेबी ब्रदर को देखकर खुश होते। वांग जी लगभग हर उस फील्ड में अपने पैर फैला रखे थे जिस फील्ड में वेंस थे। इसके उलट सिचेन लैंड कारपोरेशन को इनडायरेक्टली वेंस के कंपटीशन से दूर रखते थे। एक तरीके से वह इनडायरेक्टली अपने भाई की हेल्प ही कर रहे थे। वहीं वेन रोहान ने वांग जी की राहों में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी थी, मगर वांग जी ने उसका डटकर सामना किया था, जिसमें उनके चारों फ्रेंड्स ने उनका बखूबी साथ दिया था और साथ ही साथ सीक्रेटली सिचेन ने भी। यह वीक वांग जी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। वांग जी ही क्यों बल्कि चाइना के मोस्ट कंपनीज के लिए भी, क्योंकि 1 वीक के बाद जियांग्स कॉरपोरेशन के नए सीईओ चाइना ऑफिस संभालने वाले हैं। प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंपनी में जियांग्स कंपनी आती है। लेंस अब दूसरे नंबर पर आ गई थी और वेंस तीसरे नंबर पर। सब के सब चाहते थे कि वो जियांग्स के साथ चाइना के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को हासिल कर उसके साथ कोलैबोरेशन करें। सभी कंपनीज अपने प्रेजेंटेशन को लेकर जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। सब इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे। वांग जी के केबिन में सांग लैन और साओ सिंचैन काफी परेशान नजर आ रहे थे। वांग जी ने कहा, रिलैक्स गाइस, शांत हो जाओ। हमारा प्रेजेंटेशन तैयार है जिस पर हमने बहुत अच्छे से वर्क किया है। तभी सांग लैन ने कहा, वांग जी, मैंने बहुत मुश्किल से ही जियांग्स के सीईओ वीवो सियान के बारे में पता किया है। वो बहुत ही रूड, एरोगेंट, मर्सीलेस पर्सन है। वर्क को लेकर वह कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है। वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम भूल रहे हो? 5 साल पहले मैं भी किसी इंटरनेशनल कंपनी का सेकंड सीईओ था और जो जगह उनकी है हमारी थी। आज भी सिचेन गा ने लैंड कारपोरेशन को संभाल के रखा है और जियांग्स कारपोरेशन इन 5 सालों में आगे हुई है। वो इसलिए नहीं कि सिचेन गा कहीं चूक कर दिया है, बल्कि इसलिए कि गगा ने वो फील्ड मेरे लिए छोड़ दिया है। क्योंकि मैं वेंस से आगे निकल सकूं तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सीईओ काबिलियत पर प्रोजेक्ट देगा तो हमें ही मिलेगा। वैसे मैं आज जल्दी घर जाना चाहता हूँ। सांगला ने कहा, ओके जाओ, मैं संभाल लूँगा सब। वांग जी ऑफिस से घर की तरफ निकल गया। उसका नया घर विंग का वो घर ही था जिसे विंग ने वांग जी के नाम किया था। वांग जी उस घर के अंदर कमरे में चला गया, मगर उस कमरे की दीवारों पर विंग के बजाय वांग जी की पेंटिंग्स थी। वांग जी उन पेंटिंग्स में से एक पर हाथ रखता है जहां किसी का सिग्नेचर था और वह सिग्नेचर था विंग का। इस वक्त वांग जी की आंखों में आंसू थे। वह उस सिग्नेचर को कई बार अपने हाथों से सहलाता है, फिर वहां से हट जाता है। उसने विंग के फोटो फ्रेम को उठा लिया, उसे किस किया और उसकी फोटो को सहलाते हुए कहता है, विंग, आज मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। मैं ये कर पाऊंगा? तुम्हें पता है, मैंने सॉन्गलैन को ये दिखाया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्टील से, मगर मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है विंग। मैं जानता हूँ ये डील मेरी जीत या हार तय करने वाली है। अगर मैं इस डील को क्रैक कर लेता हूँ ना, तो मैं वेंस के बराबर पहुँच जाऊँगा या फिर मैं उनसे आगे ही निकल जाऊँगा और तब मैं वेंस को आसानी से बर्बाद कर सकता हूँ। तुम्हें पता है, आज भी मैं जब वेन रोहान, वेन चाओ, वेन जूलियो और वेंसू को देखता हूँ ना, तो तुम्हारा वो चेहरा याद आता है जिसे मैंने आखिरी बार देखा था। मेरे पूरे शरीर में आग लग जाती है। मेरा मन करता है कि मैं उन्हें खत्म कर दूं, मगर इतनी आसानी से मैं उन्हें खत्म नहीं करूंगा विंग। मैं उन्हें उसी जगह लाकर खड़ा करूंगा
उसी बेबसी गरीबी में खड़ा करूँगा जिस जगह होने पर उन्होंने तुम्हारा मजाक बनाया था, तुम्हें टॉर्चर किया था। मैं वो सब उनके साथ करूँगा स्वीट हार्ट। तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? तुम समझ पा रहे हो ना? तुम जहाँ भी हो मेरी बातों को ज़रूर सुनना। मैं तुम्हारा बदला, तुम्हारा रिवेंज उनसे लेकर ही रहूँगा। इसके बाद वह अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, ओके डार्लिंग, बहुत बात हो गई, अब मैं चलता हूँ, मुझे सावर लेना है। वांग जी सावर लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वह सावर लेके आता है, अपना ड्रेस चेंज करता है और फिर बेड पर लेट जाता है। वहीं टेबल पर एक डायरी रखी थी। वांग जी उसे लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। वह डायरी थी विंग की। विंग ने उस डायरी में वांग जी के साथ जुड़े अपनी सभी भावनाओं को शब्दों में उतार कर रखा था। वह वांग जी से कब मिला, कहाँ कहाँ उनकी बातें हुई थी, वांग जी के स्पेशल मोमेंट सब लिख रखा था उस डायरी में। विंग ने वांग जी की ब्यूटी के बारे में न जाने कितनी बार ही जिक्र किया था। साथ में विंग ने वांग जी को लेकर अपने सारे थॉट्स लिख रखे थे। यहाँ तक कि उसने अपने उन वाइल्ड थॉट्स को भी अपनी डायरी में जगह दी थी जो विंग अपने मन में फील करता था। एक तरीके से कहा जाए तो ये डायरी विंग का ही हार्ट था जिसे वांग जी क्लियरली पढ़ सकता था। इन 5 सालों में वांग जी ने वो डायरी न जाने कितनी बार ही पढ़ी थी। उसके एक एक शब्दों में सिमटी हुई भावनाएं वांग जी महसूस कर सकता था। और हद तो तब हो गई थी जब वांग जी ने डायरी में विंग की जगह खुद को रखना और अपनी जगह विंग को रखना शुरू कर दिया था। और विंग की सारी कल्पनाएं, भावनाएं, उसकी फैंटेसीज खुद से महसूस करना शुरू कर दिया था। आज वांग जी वो लाइफ जी रहा था जो कभी विंग जिया करता था। वांग जी को विंग से प्यार हो गया था, एक ऐसा प्यार जो किसी पर्सन से नहीं बल्कि उसकी भावनाओं से हो गया था। वांग जी जानता था जिस फीलिंग को उसने अपने दिल में जगह दे दी है वो हमेशा उसे हर्ट करेगा, जीवन भर तड़पाएगा, एक ऐसी प्यास दे जाएगा जो कभी नहीं बुझ पाएगी। मगर वांग जी इन सब बातों की परवाह नहीं करता है। वह भी अपनी कल्पनाओं की दुनिया में विंग के साथ खुश था। इधर खुश तो कोई और भी था, वो था विभूषियान। विभूषियान जो अपने बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ कर रहा था, उसके बगल में एक लड़का आता है और उसे हक करके उसके बगल में लेटते हुए कहता है, गगा, क्या हम कल चाइना चलेंगे? विभूषियान ने कहा, हाँ जियांग चैंग, हम कल चाइना चलेंगे। तभी जियांग फैमियान भी उस रूम में आ जाते हैं और कहते हैं, विंग, क्या तुम सच में चाइना जाना चाहते हो? विंग ने कहा, हाँ डैड, मैं जाना चाहता हूँ। इस पर जियांग फैमियान कहते हैं, मगर तुम्हें वहाँ वो सब लोग मिलेंगे जो कभी तुम्हारी मौत के जिम्मेदार थे। तुम तो लगभग मर ही चुके थे ना विंग। वो तो भला हो मेरे इस बेटे का जो माइंड से पागल है। तभी विभूषिया ने रोकते हुए कहा, नहीं, बच्चा कहिए अंकल, वो बच्चा है, पागल नहीं है। आप लोगों की बातों में क्यों आ जाते हैं? फहमियान ने कहा, ओके, मैं अपने शब्द सही करता हूँ, बच्चा है वो। नदी के किनारे उन झाड़ियों में देखा था जब मैं उसे फॉरेस्ट घुमाकर मेंशन ले जा रहा था। कितनी बुरी हालत में मिले थे तुम, पूरे 2 दिन तक तुम उन झाड़ियों में फंसे थे। तभी फैमियान दुखी होकर कहते हैं, और तुम्हारे मिलने के 3 दिन बाद ही हमें पता चला कि लंदन में मेरी वाइफ यू और मेरी डॉटर जियांग यानली का एक्सीडेंट हो गया था। मैं तो पूरा टूट ही गया था विंग। तुमने अपने सभी दुख दर्द को किनारे कर मेरा ख्याल रखा था। मुझे लंदन लेकर आए थे। मेरी बेटी वाइफ के जाने के बाद तुमने मेरा और मेरे जियांग चैंग का ख्याल रखा। मेरे रिलेटिव्स और बिजनेस राइवल तो मुझे उस कंडीशन में पहुंचाना चाहते थे जहां पर मैं मेरी वर्षों की मेहनत बनी बनाई अपनी कंपनी को दिवालिया कर बैठता। मगर तुमने ऐसा होने नहीं दिया। पहली बार मैंने एक अजनबी पर भरोसा किया था और तुमने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। तुमने मुझे, मेरी कंपनी और जियांग चैन को संभाला। मेरी कंपनी आज वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर है, इसमें तुम्हारा ही हाथ है। और जियांग चैन ने तो तुम्हें अपनी माँ की जगह ही दे दी है। तुम्हें अपनी एज से भी बड़ा एक बेटा मिल गया है। जियांग फैमियान हंसने लगी। विंग ने कहा, हाँ, मगर वो बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता है। आपने तो मेरे सारे एहसान गिना दिए। नहीं नहीं विंग, मैंने उन्हें एहसान नहीं कहा है। जियांग फैमियान घबरा कर बोले, डैड रिलैक्स, आपने भी तो मेरा कितना ख्याल रखा था ना। इन 5 सालों में मेरे ऊपर भरोसा किया,
मुझे नई पहचान दी, विभूषियान की, जीने की नई वजह दी। कौन करता है ये सब किसी के लिए? आपने तो मुझे नया जीवन ही दे दिया है। इसी वजह से मैं आपको अपना फादर मानता हूँ। फेमियान ने इमोशनल होते हुए कहा। तो फादर होने के नाते मैं तुमसे एक बार और पूछता हूँ कि क्या तुम चाइना जाना चाहते हो? तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? विंग ने कहा, नहीं डैड, विभूषियान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात विंग की, वो तो मर चुका है ना। और ये विभूषियान प्रॉब्लम में नहीं पड़ता है, प्रॉब्लम देता है। और मुझे कुछ हिसाब किताब भी तो पूरे करने हैं। तभी जियांग चैंग विंग को गले लगाते हुए कहता है, और वांगजी गगा से भी मिलना होगा ना? फेमियान मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे ये पता है, तुम्हारे गगा को भी अपनी वांगजी से मिलने की बहुत जल्दी है। विंग फेमियान के मुंह से ये बातें सुनने के बाद शर्मा जाता है। तभी जियांग चैंग उछलते हुए कहता है, मुझे भी जल्दी है, मुझे भी जल्दी है, गगा से मिलने की मुझे भी जल्दी है। फेमियान ने कहा, विंग, मैंने अपने सोर्सेज से वहाँ के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन्स के लाइफ में क्या हो रहा है पता कर लिया है। तुम्हारे वांगजी के बारे में भी तुम्हें चाइना जाने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जियांग चैंग को सुलाकर तुम भी सो जाओ। ओके, कल तुम्हें चाइना निकलना है। यह कहकर फेमियान वांगजी और जियांग चैंग के फेस को किस करते हुए वहां से चले जाते हैं। अब दूसरा दिन आ जाता है। विंग और जियांग चैंग चाइना के लिए अपने प्राइवेट जेट से निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों बाद विंग जियांग चैंग के साथ चाइना लैंड करता है। चाइना लैंड करने के साथ ही विंग के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसकी सारी अच्छी बुरी यादें ताज़ा होने लगी थी जो चाइना के साथ जुड़ी थी। तभी एक लड़की आती है जो विंग की असिस्टेंट थी। उसका नाम लिसा था। लिसा बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसके साथ कई सारे बॉडीगार्ड भी थे जो विंग के बॉडीगार्ड होने वाले थे। विंग और जियांग चैंग को वो लड़की वो करती है और कार में बैठने का इशारा करती है। विंग जियांग चैंग के साथ कार में बैठ जाता है। वो कार जियांग मैंसन की तरफ निकल जाती है। रास्ते में विंग को लैंड यूनिवर्सिटी दिखती है जिसके गेट पर एक लड़का अपनी बाइक पर बैठे हुए किसी से बातें कर रहा था। विंग को वांगजी की याद आती है और वह कहता है, वांगजी, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं ये एफएफ आज एंड कर दूंगी, लेकिन ये नहीं हो पाया है। नेक्स्ट इसका लास्ट होगा जो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।